Hello guys and welcome to Study Time Anytime. Today we have today we are gonna start chapter 3 of Transfer of Property Act, that is sales of immovable property. There are It starts from section 54 and ends at section 57. There are just 4 sections in this chapter. We have just completed chapter up to section 53A part performance, and now we'll study about section 54 sale defined. Now, as per the definition, sale defined, sale is a transfer of ownership in exchange for a price paid. What is sale? Sale is a transfer of ownership in exchange for a price paid. This means that that property is of that ownership of a thing is transferred in exchange of a particular amount. This means कि एक बंदे ने अपनी मलकियत कुछ फिक्स्ड अमाउंट पर कुछ एक उसने प्राइस जो रखा हुआ है, जो मूल्य रखा हुआ है, उस मूल्य के प्रदान करने पर वो अपनी ऑनरशिप को ट्रांसफ़र कर रहा है उस मूल्य के बदले, और प्रॉमिस्ड और पार्ट पेड एंड पार्ट प्रॉमिस. तो इसमें जो एक्सचेंज है वो 4 चीज़ों में डिफ़ाइन की गई है, 4 हिस्सों में बांटी गई है. फर्स्ट इज़ प्राइस पेड, कि आपने प्राइस को पे कर दिया है. सेकंड इज़ प्राइस प्रॉमिस्ड, कि मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा, डेट आई प्रॉमिस टू पे, डेट आई प्रॉमिस टू पे सच अमाउंट फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप. थर्ड इज़ पार्ट पेड, कि कुछ हिस्सा दे दिया है. एंड पार्ट प्रॉमिस्ड, कि बाकी जो हिस्सा रह गया है उसका प्रॉमिस कर दिया है. तो इन 4 केसों में अगर ट्रांसफ़र होता है ओनरशिप का, दिस मीन्स सेल. नाउ नेक्स्ट इज सेल हाउ मेड. सेल होती कैसे है? सच ट्रांसफ़र इन द केस ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी. कोई भी ट्रांसफ़र है, ऐसा ट्रांसफ़र टेंजिबल जिसको छुआ जा सकता है, इमूवेबल जिसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया सकता. प्रॉपर्टी टेंजिबल है, इमूवेबल है, of value of 100 rupees and upwards, or in case of reversion or other intangible thing, can be made only by a registered instrument. तो जब भी कोई भी सेल करनी है, जो भी वो ट्रांसफ़र होगा जिसकी वैल्यू जो है 100 रुपये से ऊपर है, वो प्रॉपर्टी जो है दैट इज़ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू 100 रुपये से ऊपर है या 100 रुपये तक है, या कोई इनटेंजिबल थिंग है जैसे कि कॉपीराइट एक्ट्स या ट्रेडमार्क एक्ट्स में आ जाते हैं कि इनटेंजिबल में जैसे आपकी आवाज़, आपका सॉन्ग, आपका क्रिएटिविटी, ये रिवर्जन हो गया. ये सभी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ ही ट्रांसफ़र की जाएंगी. दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड बाय अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट. रजिस्टर्ड मीन्स दैट it is to be registered as defined in the Registration Act 1908 or other related acts for as specially defined.
रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है, या जो भी स्पेशल एक्ट्स बने होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जो भी वहाँ पर रजिस्ट्रार नियुक्त किया जाएगा, द रजिस्ट्रार डेट हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर दैट स्पेशल पर्पस। इन केस ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी of a value less than 100 rupees, such transfer may be made either by registered instrument or by delivery of property। तो जहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपये से कम है वहाँ पर जो ट्रांसफ़र है वो उसकी आप रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट भी करवा सकते हो, या फिर आप उस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट डिलीवर कर दोगे तब भी वो ट्रांसफ़र वैलिड होगा अगर 100 रुपये से नीचे है। डिलीवरी ऑफ tangible immovable property takes place when the seller places the buyer or such person as he directs in possession of the property। तो एक तो हो गया ऑनरशिप ट्रांसफ़र होना, दूसरा होता है कि प्रॉपर्टी को पोजेशन डिलीवर करना, प्रॉपर्टी की डिलीवरी करना। तो प्रॉपर्टी इमूवेबल की डिलीवरी कब होगी? तब मानी जाएगी जो सेलर है, जो बेचने वाला है, प्लेसेस द बायर, बायर को बैठा देता है, और सच पर्सन एज ही डायरेक्ट्स इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। जब बायर जो सेलर है, बेचने वाला, वो खरीदार को या उसके किसी बंदे को उस प्रॉपर्टी में कब्जा दिलवा देगा, तब जो प्रॉपर्टी है वो डिलीवर हो जाएगी। आगे है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। A contract for sale of immovable property is a contract that a sale of such property shall take place on the terms settled between the parties। Contract for sale क्या होता है? अभी आप सेल पढ़ रहे थे, this is a different definition, this is a separate headline under that section, contract for sale। तो contract for sale में बताया गया है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो क्या होता है, ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट है उस प्रॉपर्टी का जो होगा, शैल टेक प्लेस, कि सेल जो होगी इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ होगी, इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होगी, इसमें जो टर्म्स मेंशन की गई हैं, पार्टीज ने कंसेंट दी है जो टर्म्स पर, ऑन द टर्म्स सेटल बिटवीन द पार्टीज, उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र किया जाएगा। इट डज नॉट ऑफ इटसेल्फ क्रिएट एनी इंटरेस्ट इन और चार्ज ऑन सच प्रॉपर्टी। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है सेल का, एग्रीमेंट टू सेल या कॉन्ट्रैक्ट टू सेल है, वो जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है वो कोई राइट या इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में क्रिएट नहीं करता, वो सिर्फ टर्म्स को बताता है कि इस टर्म्स पर होगा, लेकिन वो कोई राइट क्रिएट नहीं करता ऑनरशिप का। तो ये था बेयर एक्ट सेक्शन 54। अब अगर हम इसकी डिटेल में थोड़ा जाएंगे तो हम देखेंगे कि एलिमेंट्स क्या हैं सेल के। पहला है ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। Ownership is the collection of all rights and liabilities in a property when there is the transfer of ownership। Ownership का क्या मतलब है? Ownership एक कलेक्शन है, एक समूह है, किसका? राइट्स का, लायबिलिटीज़ का। जो भी आपकी प्रॉपर्टी में अधिकार हैं और जो भी आपकी उस प्रॉपर्टी में ड्यूटीज़ हैं, देनदारी है, उस सब का जो कलेक्शन है, समूह है, उसको हम बोलते हैं ऑनरशिप। व्हेन देयर इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, जब ऑनरशिप को ट्रांसफ़र किया जाएगा, ऑल राइट्स एंड लायबिलिटीज़ इन अ प्रॉपर्टी आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रांसफरर टू द ट्रांसफरी। ये सबको पता ही है कि जब भी ट्रांसफ़र किया जाएगा ऑनरशिप को, तो जितने भी राइट्स हैं, जितनी भी ड्यूटीज़ हैं, जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं, वो सब ट्रांसफ़र हो जाएंगी किससे? बेचने वाले से खरीदार को ट्रांसफ़र हो जाएंगी। सेकेंड इज़ मनी कंसिडरेशन। द प्राइस दैट इज़ रेफर्ड टू इन सेक्शन कोनोट्स टू मनी कंसिडरेशन। तो जब
ट्रांसफ़र होता है उसमें जो प्राइस मेंशन किया होता है उसको बोलते हैं मनी कंसिडरेशन. इफ़ द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड इन कंसिडरेशन फॉर मनी then it amounts to sale, but if it is transferred for anything else it amounts to exchange. तो सेल और एक्सचेंज में मेन डिफरेंस क्या है कि अगर जब सेल की जा रही है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है, अगर उस ट्रांसफ़र के दौरान आप अपनी ऑनरशिप के राइट्स मनी के बदले दे देते हो, यू ट्रांसफ़र योर राइट्स इन ड्यू ऑफ मनी, देन इट बिकम्स सेल. तो ये सेल बन जाती है कि आपने पैसा ले लिया और ऑनरशिप दे दी. लेकिन अगर आप मनी के अलावा कुछ और एनीथिंग एल्स देन मनी, आप कुछ और एक्सेप्ट करते हो और अपना ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर देते हो, देन इट अमाउंट्स टू एक्सचेंज. Section 54 provides that contract for sale of itself does not create any interest in or charge on such property. जैसा हमने पहले पढ़ा भी था, ये एक जजमेंट है भवानी शर्मा वर्सेस नारायण शर्मा. ये AIR 2003 गुवाहाटी 171 पे रिपोर्ट हुई है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कोई भी इंटरेस्ट या चार्ज उस प्रॉपर्टी में क्रिएट नहीं करता. अब हम देखेंगे कि सेल के एसेंशियल्स क्या है, क्या क्या ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो सेल के टाइम में हमको कंसिडर करने हैं. पहला, पार्टीज़. इन अ सेल देयर मस्ट बी इन द लीस्ट एट लीस्ट टू पार्टीज, दो पार्टीज होनी चाहिए. द पर्सन हु ट्रांसफर्स हिज प्रॉपर्टी इज नोन एज ट्रांसफरर, सेलर, वेंडर, एंड द पर्सन टू whom द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड इज नोन एज ट्रांसफरी, बायर और वेंडी. तो जो बेच रहा है उसको हम इंग्लिश में ट्रांसफरर कहेंगे, सेलर कहेंगे या वेंडर कहेंगे, और जो खरीद रहा है उसको हम ट्रांसफरी, बायर या वेंडी कहेंगे. सेकंड, कंपिटेंसी. पहले तो हमने पढ़ा कि दो पार्टीज होनी चाहिए, एक खरीदार और एक बेचने वाला. अब सेकंड है कंपिटेंसी. फॉर अ वैलिड सेल बोथ द बायर एंड सेलर हैव टू बी कंपिटेंट ऑन द डेट ऑफ सेल. जो सेलर है वो बेचने के लायक होना चाहिए और जो बायर है वो खरीदने के लायक होना चाहिए. सेलर की जो मेन पॉइंट्स हैं वो ध्यान से देखिए. द सेलर मस्ट हैव द ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी विच ही इज़ गोइंग टू सेल. कैसे पता चलेगा कि वो कम्पिटेंट है कि नहीं? हाउ विल गेट टू नो डैट ही इज़ कम्पिटेंट टू बी अ सेलर? तो पहली क्वालिटी है कि जो सेलर है उसके पास ये राइट होना चाहिए कि वो जिस प्रॉपर्टी की ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर रहा है उसके पास उसकी ऑनरशिप है. सेकंड, द सेलर मस्ट हैव अ लीगल टाइटल टू इट, ओनली देन ही कैन सेल द प्रॉपर्टी. और जो उसके पास राइट है ऑनरशिप का वो लीगल राइट है, इलीगल नहीं है. थर्ड, द सेलर मस्ट बी कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम्पिटेंट होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर माइनर है सेलर, लुनेटिक है, तो उस कंडीशन में वो सेलर जो है कम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने में. तो वही दोबारा उन्होंने मेंशन कर दिया, ही मस्ट नॉट बी अ माइनर नहीं होना चाहिए सेलर, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए. आगे है, ही मस्ट नॉट बी स्टैट्यूटरीली इनकम्पिटेंट, के दिस रेफर्स टू द इनकम्पिटेंसी अंडर द लॉ. फॉर एग्जांपल, when a person is declared insolvent, his property bestowed on the person who recovers, he is indebted to. In this case, the property is legally reserved for the recovery of debt. तो यहाँ पर अगर किसी स्टैट्यूटरी लॉ के कारण, किसी कानून के कारण वो इनकम्पिटेंट बन जाता है, असमर्थ हो जाता है सेलर बनने के लिए, प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, अगर एग्जाम्पल दी गई है कि जैसे वो इंसॉल्वेंट हो गया तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो गिरवी रख ली जाएगी, अटैच कर ली जाएगी, नीलाम की जाएगी, तो उस केस में वो सेलर बनने के लिए कम्पिटेंट नहीं है. नेक्स्ट, द सेलर मे बी अ नेचुरल पर्सन, ज्यूरिस्टिक पर्सन. जो सेलर है वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए या ज्यूरिस्टिक पर्सन, यानी कानून के हिसाब से वो उसकी पोजीशन पर्सन की होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, कॉरपोरेशन
या लीगल पर्सन कोई भी। तो इसके बाद हम देखेंगे बायर। बायर क्या है? द बायर मस्ट बी कम्पिटेंट टू रिसीव द ऑनरशिप। जो बायर है उसके पास कम्पिटेंसी होनी चाहिए कि वो ऑनरशिप को ले सके। बायर शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बाइंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय एनी लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ सेल। बायर जो है वो लॉ के द्वारा किसी तरह रोका नहीं जाना चाहिए, रोका नहीं हुआ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अंडर सेक्शन 136 ऑफ द एक्ट, ए जज, अ लीगल प्रैक्टिशनर और एन ऑफिशियल ऑफ कोर्ट इज इनकम्पिटेंट टू परचेज एक्शनेबल क्लेम्स। तो अगर आप सेक्शन 136 पढ़ोगे, वहाँ पर जो जज है या जो लॉयर है या कोर्ट का ऑफिशियल है वो इनकम्पिटेंट है, वो एक्शनेबल क्लेम्स में परचेज नहीं कर सकता। फर्दर द सेलर में भी यहाँ पर सेलर लिखा गया है, ये बायर आना था, तो बायर जो है वो भी नेचुरल पर्सन होना चाहिए या जुरिस्टिक पर्सन होना चाहिए। थर्ड इज सब्जेक्ट मैटर। सेल अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 स्पेसिफिकली डील्स विद द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। Immovable property includes the benefits arising out of land and the things attached to the earth except for standing timber, growing crops and grass। तो जो सेल की जो डेफिनेशन बताई गई है, डेट स्पेसिफिकली जो ये डील करती है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ, अचल संपत्ति के साथ करती है। और अचल संपत्ति का अपनी डेफिनेशन पढ़ा है, जो भी लैंड है, जो भी बेनिफिट्स लैंड से आते हैं, जब कोई भी चीज़ थिंग्स अटैच टू द अर्थ, जो चीज़ें धरती के साथ अटैच्ड है, इसमें एक्सेप्शन है स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। तो द राइट टू कैच एंड कैरी अवे फिश इज़ अ प्रॉफिट पेंडर एंड कंस्ट्रूड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई राइट है, वहाँ से वो कैच करते हैं फिशेस को और लेकर जाते हैं। इट इज़ अ प्रॉफिट पेंडर एंड कंस्ट्रूड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो उसको भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ही माना जाएगा क्योंकि वहीं से वो फिश को कैच करते हैं। तो राइट टू कैच एंड कैरी अवे फिश इज अ प्रॉफिट पेंडर। चलिए आगे, मनी कंसिडरेशन। तो प्राइस जो है सेल का एक एसेंशियल एलिमेंट है, बिना मनी कंसिडरेशन के प्राइस के सेल पॉसिबल नहीं है। तो वेयर बाय ट्रांसफर द वेंडर इज गेटिंग रिड ऑफ द लायबिलिटी टू पे अ सर्टेन सम, इट कैन नॉट बी सेड दैट देयर इज नो कंसिडरेशन फॉर द सेल। अगर किसी सेल के ये लिखा हुआ है कि इस बंदे ने, ए ने बी को 5 लाख रुपये देने थे, उसने क्या किया कि उसकी एक प्रॉपर्टी थी वो उसको सेल कर दी, और उस तो जो डॉक्यूमेंट होगा उसमें मेंशन किया जाएगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये ट्रांसफ़र की गई है, जिसके बदले में ये जो 5 लाख की लायबिलिटी थी ए की वो क्लियर हो रही है। तो उस केस में ये सेल ही है, क्योंकि मनी कंसिडरेशन वो कंसिडरेशन है जिसका वो पैसा ए ने चुकाना था। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि वो सेल में काउंट किया जाएगा। फर्दर, एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज कैन नॉट बी रेंडर्ड नेगेटरी ट्रिवियल ऑन द ग्राउंड दैट द कंसिडरेशन वाज नॉट एडिक्वेट। कि जो एग्रीमेंट हुआ है ये उस ग्राउंड पर कैंसिल नहीं हो सकता कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से या प्रॉपर्टी की जो पेमेंट की गई है वो बहुत कम है, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। ऐसी जो बातें हैं इस पर एग्रीमेंट जो है ये कंसिडरेशन नॉट एडिक्वेट के ग्राउंड पर सेल कैंसिल नहीं हो सकती। फोर्थ पॉइंट इसमें है, द प्राइस पेड एंड प्राइस प्रॉमिस्ड टू स्टैंड ऑन इक्वल फुटिंग एज रिगार्ड टू ट्रांजैक्शन ऑफ सेल। तो जैसा हमने पहले भी पढ़ा था कि या तो उसने प्राइस को पे कर दिया है या फिर उसने प्रॉमिस किया है, तो ये इक्वल माना गया है सेल की डेफिनेशन में। एंड देयर इज नथिंग इलीगल और कॉन्ट्ररी टू पब्लिक पॉलिसी इफ द पार्टीज एग्री दैट पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन शैल बी पोस्टपोन्ड इन सर्टेन इवेंट्स
or that it shall not be paid at all if the property is lost. तो अगर पेमेंट को पोस्टपोन कर दिया जाता है जैसे कि प्रॉमिस किया गया कुछ सर्टेन इवेंट्स में, और अगर पेमेंट नहीं दी जाती है इफ़ द प्रॉपर्टी इज लॉस्ट वाली कंडीशन में, तब भी सेल वैलिड रहेगा. Next, therefore, a stipulation in a sale deed that the price will be paid within 1 year, provided that possession is obtained within that time, and that if the possession is not so obtained, then the payment of price will be postponed, or that in the event of vendee not getting the property, the price will not be paid at all. In all the above cases, the deed is a sale deed within the meaning of this section. बहुत ही ध्यान से पढ़िए इस चीज़ को. वो क्या कहना चाहता है कि अगर सेल डीड में ये मेंशन किया गया है कि इस प्रॉपर्टी का जो प्राइस है या सेल कंसिडरेशन है वो 1 साल बाद दिया जाएगा, तब भी ये सेल वैलिड मानी जाएगी. पोजेशन बाद में दिया जाएगा, कुछ इतने टाइम में दिया जाएगा, तब भी सेल वैलिड मानी जाएगी. अगर लिखा है कि पोजेशन इज़ नॉट सो ऑब्टेन्ड देन द पेमेंट ऑफ प्राइस विल बी पोस्टपोन्ड, अगर पोजेशन नहीं दिया जाएगा तो पेमेंट डिले कर दी जाएगी, तब भी सेल वैलिड मानी जाएगी. अगर ऐसा इवेंट आता है कि जो वेंडी है वो प्रॉपर्टी नहीं उसको मिल रही, द प्राइस विल नॉट बी पेड एट ऑल, तो प्राइस पे नहीं किया जाएगा उसके द्वारा. इन सभी कंडीशंस में जो सेल डीड है ये वैलिड है, सेल वैलिड है. लास्ट जो लिखा है, if from the recital in the sale deed it appears that title would pass after payment of full consideration, the inference would be that until the consideration is paid there is no transfer. अब यहाँ पर लिखा है कि अगर सेल डीड में ऐसा मेंशन किया गया है, ऐसा रिसाइटल है जहाँ से ये अपीयर होता है कि टाइटल तब दिया जाएगा, वुड पास, टाइटल वुड पास आफ्टर द पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन, आफ्टर द पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन, तब ये माना जाएगा कि जब तक पेमेंट पूरी की नहीं गई तब तक कोई ट्रांसफ़र नहीं है. तो ऊपर वाले पैरा में और नीचे वाले पॉइंट में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर ट्रांसफ़र ओनरशिप का मान लिया जाता है पोजेशन और मनी को डिले करके, लेकिन अगर यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन है कि तभी ट्रांसफ़र माना जाएगा जब पूरा कंसिडरेशन पे किया जाएगा, तभी टाइटल ट्रांसफ़र होगा, तब वो ट्रांसफ़र नहीं होगा जब तक पूरी कंसिडरेशन मनी प्राइस पे नहीं किया जाता. फर्दर है कन्वेंस. कन्वेंस यानी डिलीवरी ऑफ पोजेशन. सेक्शन 54 जो है वो दो तरह से ट्रांसफ़र करता है प्रॉपर्टी को. एक तो डिलीवरी होती है पोजेशन की, दूसरा रजिस्ट्रेशन होती है सेल डीड की. तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन में हम पढ़ेंगे कि वेयर द प्रॉपर्टी इज़ द टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू. ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो डिलीवरी है वो टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की होती है 100 रुपये से ऊपर के, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए. जहाँ 100 रुपये से कम है वहाँ पर डिलीवरी सीधा कर दो, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है. डिलीवरी जो टेंजिबल इमूवेबल, टेंजिबल मूवेबल जो होती है वो कैसे होती है कि बायर जो है उसको सेलर अपनी जगह पर पोजेशन दिलवा देता है. और रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड में हमने जैसे पढ़ा था कि वेयर द वैल्यू ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज 100 और मोर, द सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन. वेयर द प्रॉपर्टी इज इनटेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एनी वैल्यू इट रिक्वायर. तो इनटेंजिबल जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर जिसको छुआ नहीं जा सकता उस पर तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है अगर आप उसकी सेल करना चाहते हो. जो टेंजिबल है उसमें 100 रुपीज़ तक की जो नीचे की लिमिट है वहाँ मैंडेटरी नहीं है, 100 के ऊपर पर ही रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है. आगे आ गया जी रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन जो है ये कंबाइंड रीडिंग करेंगे अगर हम सेक्शन 8 एंड सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की. तो इट सजेस्ट दैट द थ्रू एग्जीक्यूशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ अ सेल डीड द ओनरशिप एंड ऑल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी पास टू द ट्रांसफरी. That would be on the terms and conditions embodied in the deed
इंडिकेटिंग द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। तो जो भी डीड में लिखा होगा, अगर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, वहाँ से इंटेंशन क्लियर हो जाती है कि पार्टीज क्या करना चाहती हैं। द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज कैन बी गैदर्ड फ्रॉम द अवर्मेंट्स इन द सेल डीड इटसेल्फ और बाय अदर अटेंडिंग circumstances. Registration is the prima facie proof of the intention of the seller that he wanted to transfer the ownership on the date of execution. तो जो रजिस्ट्रेशन है किसी भी डॉक्यूमेंट की या किसी भी ये प्रॉपर्टी की और सेल की ट्रांसफ़र की, वो इंटेंशन प्रूव करती है सेलर की कि वो जब उसने डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया यानी साइन किया, तभी उसकी इंटेंशन थी कि वो ऑनरशिप को ट्रांसफ़र करना चाहता है। वेयर द सेल इज़ टू बी कंप्लीटेड ओनली बाय द रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, द ऑनरशिप इज़ डीम्ड टू पास ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेल डीड, नॉट ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डीड। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि जो सेल है अगर रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से भी होती है, लेकिन ऑनरशिप जो है वो एग्जीक्यूशन के टाइम से ही पास हो जाती है, फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन एंड नॉट ऑन द फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डीड। द सेल डीड ट्रांसफरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू ऑफ 100 और मोर रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन। तो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में कहा गया है कि 100 से ऊपर की वैल्यू की प्रॉपर्टी को आपको रजिस्टर ही करवाना पड़ेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी को। फर्दर जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल का प्रोविज़ो है इसमें, वो क्या कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है सेल का, इट इज़ बेस्ड ऑन द म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द सेलर एंड द बायर। सेक्शन 54 स्टेट्स दैट द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड एग्रीमेंट टू सेल, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, दैट अ सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल टेक प्लेस ऑन द टर्म्स बिटवीन द पार्टीज सेटल्ड बिटवीन द पार्टीज, के जो सेल होगी वो इस तरह होगी, इससे कोई राइट इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता। दिस इज डिफरेंट इन इंग्लिश लॉ वेयर इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ट्रांसफर्स एन इक्विटेबल एस्टेट टू द परचेजर। पर ये इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। इंग्लिश लॉ में जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है वो इक्विटेबल एस्टेट ट्रांसफ़र कर देता है खरीदार को, लेकिन इंडिया में कोई राइट, कोई इंटरेस्ट, कोई चार्ज प्रॉपर्टी पर क्रिएट नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल से। कोई भी ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, कोई टाइटल चेंज नहीं होता अगर आपने सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल किया है। तो सेल और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में क्या डिफरेंस है? सेल का जो पहला पॉइंट है, देयर इज़ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में कहा गया है कि देयर इज़ मियरली एन एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन द टर्म्स एग्रीड बिटवीन पार्टीज। कि सेल में तो प्रॉपर्टी या ओनरशिप की ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में सिर्फ एग्रीमेंट होता है कि इन कंडीशंस पर सेल होगी। सेकंड पॉइंट है सेल्स में कि कन्वेज अ लीगल टाइटल टू द बायर, के जो खरीदार है उसको एक लीगली टाइटल मिल जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में कोई राइट, कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता प्रॉपर्टी में। यहाँ पर सेल जो है वो राइट इन रेम है और वहाँ पर राइट इन पर्सोनम है। तो राइट इन रेम जैसे आपको पता है कि आपका जो राइट क्रिएट हो गया है सेल के बाद, वो पूरी दुनिया पर लागू होता है कि आप इस जगह के मालिक हो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में पर्सोनम राइट होता है कि आपका किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर राइट क्रिएट हो गया है, जो आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो इस टर्म्स और कंडीशंस में ऐसे सेल को कंप्लीट करेगा। सेल में जो मैंडेट रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, 100 रुपये से ऊपर की इमूवेबल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कोई ऐसी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। कोई सजेशंस हैं, कोई कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लग रहा है तो आप थैंक्स टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हमारी टीम आपके लिए और अच्छी वीडियोस ला सके। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि फ्री एजुकेशन बढ़ती जाए, फैलती जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लॉ के रिलेटेड अच्छी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।